नेक्स्ट पॉइंट में ट्राई वाइल, ये हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं, ये इसमें ना कोई एज सच सिस्टमेटिक रूल नहीं होता, देयर इज नो सिस्टमेटिक रूल, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कॉमन नेम, और उसको वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करते हैं, सबके लिए रूल बना जाए तो थिंग्स विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन और उसके साथ ट्राईहाइड्राइड्स मतलब 3 हाइड्रोजन अटैच है, उसको अमोनिया बोला गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो डाइहाइड्रोजन एसिड, इसको कॉमनली वाटर बोला गया। तो कई बार आपको सर्टेन रूल्स के साथ नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, कई बार आपको उनके कॉमन नेम के हिसाब से उनको नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा। तो देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स, हम धीरे धीरे इस तरह के हैबिट्स में आएंगे जैसे जैसे हम मोर नंबर ऑफ रिएक्शंस, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ आप रिएक्शंस को अप्रोच करेंगे, एटम्स को अप्रोच करेंगे, कम अक्रॉस, और ग्रेजुअली आपको ये सारी चीज़ें ठीक ठाक याद होंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, कैसे होता है? तो जनरली केमिकल इक्वेशंस जब हम मेंशन करते हैं तो हम बेसिकली मेंशन करते हैं कि एक या दो मॉलिक्यूल या एटम एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस मेंशन करते हैं तो हमेशा याद रखना कि जैसे सपोज करो H2 है प्लस O2 है और ये लेट सपोज दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो ये जो हमारे पास साइड रहेगा LHS, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो रहेगा RHS, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड्स में हमेशा क्या रहेगा जी, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहेगा, प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट। और जो भी हमारे पास रिएक्टेंट, लेट सपोज कि ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो हमारे पास बना राइट हैंड साइड में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो भी ये दोनों रिएक्ट करके और न्यू सब्सटेंस बनाएंगे उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये वाला एरिया जो होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो पोर्शन होता है राइट हैंड साइड उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। नाउ जब भी हम देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या तरीका होता है लिखने का, किस तरीके से हम उसको मेंशन करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जब भी हमारे पास कोई भी स्पीसीज रहेगी तो वो रिएक्टेंट की तरफ, और राइट हैंड साइड तो जब भी होएगा वो हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ होएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंबल ऑफ फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा विथ प्लस बिटवीन देम, मतलब कि अगर ए है और उसके साथ बी का रिएक्शन हो रहा है तो बीच में आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। अगर लेट सपोज ए है उसका रिएक्शन बी के साथ हो रहा है तो बीच में आप क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगेंगे। राइट द सिंबल और द फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट राइट हैंड साइड एंड देन प्लस। अब लेट सपोज कि हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड में अगर सी बना और अगर एक न्यू स्पीसीज बना तो न्यू प्रोडक्ट बना सी, और अगर लेट सपोज कुछ और बना तो उसको प्लस साइन से डी बनाएंगे। सेम वही चीज फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे दो स्पीसीज हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का सेपरेशन किससे होगा, प्लस से होगा। बीच में एक एरो होएगा, पुट अ साइन ऑफ एरो, हमेशा एरो लगाएंगे बिटवीन रिएक्टेंट साइड जो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट साइड से आपको मेंशन करना है कि ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, और जो दो न्यू प्रोडक्ट है सी प्लस डी। याद रखना दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिएक्टेंट्स और रिएक्शन में हम इस तरीके से लिखते हैं, रिएक्टेंट हमेशा इस साइड रहता है, प्रोडक्ट हमेशा कहाँ रहता है, राइट हैंड साइड रहता है। अब देखो लेट सपोज हम कोई एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि सोडियम और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, सोडियम लिखा और वाटर लिखा, रिएक्शन हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH क्या बन रहा है, किस साइड में बन रहा है, राइट हैंड साइड में। तो न्यू जो भी स्पीसीज बन रही है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन गैस है, और ये जो भी पुरानी चीज है वो क्या है, हमारे पास सोडियम प्लस वाटर है। और केमिकल इक्वेशन, जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगा, तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो केमिकल इक्वेशंस जब भी हमारे पास जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे रिएक्शंस में उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जो भी चीज इन्वॉल्व हुई, जैसे यहाँ पे सोडियम और वाटर इन्वॉल्व हुआ तो उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ रिजल्ट में उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे रिजल्ट क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है।
नाउ अब एक एग्जाम्पल आपके पास है कि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन रहे हैं। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप थोड़ा सा हीट कीजिएगा, हीट हम ट्रायंगल से दिखाते हैं केमिस्ट्री में, थोड़ा सा हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। मतलब रिएक्टेंट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट कितना है, दो बन गया। यहां पे भी देखो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट एक ही है लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएशन हुआ इनका या हीट हुआ जिस भी तरीके से, तो डिकम्पोजिशन हुआ, तो ये स्पीसीज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन गैस। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट तीन बन गए, यहां पे न्यू स्पीसीज तीन बन गई, मतलब प्रोडक्ट तीन बन गए और रिएक्टेंट कितना है, बस एक ही है। रिएक्टेंट कितना है, एक ही है। यहां पे एक देखें कि हमारे पास एक चीज देखो कि रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट क्या बना, एक। अब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन किया तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब हमारे पास यहां पे क्या है, रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट एक है। सेम गोज यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक है। कौन कौन सा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आपके बुक में है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट भी दो है और प्रोडक्ट भी दो है तो हमारे पास ये दोनों, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी कई बार जानते हैं। तो दिस इज नॉट देयर, वो 10th में आपको डिटेल बताया जाएगा कि कौन सा रिएक्शन का क्लासिफिकेशन क्या है। पर अभी हम देखेंगे कि दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट का मतलब हमारे पास AgNO3 और NaCl है हमारे पास, ये दोनों मिलके AgCl और NaNO3 बना रहे हैं। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये आपस में मिल रहे हैं और द न्यू प्रोडक्ट विच इज बीन फॉर्म्ड इज बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सो इट मीन्स कि देर इज सेवरल टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट एक हो सकता है, रिएक्टेंट एक हो सकता है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी दो होगा, प्रोडक्ट भी दो होगा। देर इज एन नंबर ऑफ रिएक्शंस, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दोस थिंग्स। यहां पे एक और एग्जांपल है कि हमारे पास रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट दो से ज्यादा है। जैसे कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड मिला तो कॉपर हमारे पास बना, कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। हम पे कॉपर सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर इस रिएक्शन को देखेंगे, कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरीन Cl2 गैस, Cl2 गैस, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट दो है, रिएक्टेंट दो है, रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट दो से ज्यादा है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ बैलेंसिंग द इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, क्यों सेंस होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है ना जी, प्रोडक्ट साइड में भी क्या होगा, उतना ही मास होगा। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो वही यहां पे बताया गया कि हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इस इक्वेशन में एन इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड फॉर्म, जो राइट हैंड साइड होता है। मतलब जितना एटम रिएक्टेंट के साथ है उतना ही एटम प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए, मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तभी हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को डील करेंगे। मतलब क्या है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्या बोलता है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने की कोशिश करते हैं। देखो वाई बैलेंस ऑफ इक्वेशन इज रिक्वायर्ड कि मतलब टोटल मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में जितना मास है, टोटल मास एटम्स इन द मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होएगा। मतलब जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही इंपॉर्टेंट होएगा कि प्रोडक्ट में होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये फॉलो करते हैं, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर। मतलब एक कंपोनेंट टूट रहा है तो वो कुछ दूसरा बनाएगा, पर आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। नाउ जब भी हम बैलेंस करेंगे, मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करेंगे, तो एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का। देयर इज एन नंबर ऑफ मेथड्स। अच्छा एक चीज और है, जब आप ग्रेजुअली बैलेंसिंग सीखोगे ना यार, तो उसमें याद रखना कि कई अप्रोचेज आते हैं, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड आता है, कई बार आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आती है, वो अलग तरीके से होती है।
तो यहाँ पे जो आपकी किताब में मेंशन किया हुआ एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, इस हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है कि काउंट करना है दोनों तरफ, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, दोनों को काउंट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन लीस्ट इन नंबर इज टू बी बैलेंस्ड व्हाट, मतलब जो मॉलिक्यूल सबसे लीस्ट नंबर में हो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो अगर कम नंबर में उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल आयंस बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है तो मेटेलिक एलिमेंट बैलेंस किया जाएगा पहले। अगर लेट सपोज कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड सारे एटम बैलेंस्ड हैं, सारे आयंस और मॉलिक्यूल बैलेंस है, तो कोशिश करते हैं कि मेटेलिक स्पीसीज को बैलेंस किया जाए। ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन याद रखना जो बैलेंसिंग है ना वो हमेशा ही प्रैक्टिस से आपको क्लैरिटी आएगी। एक दो लाइन पढ़ने से आप जो है किसी भी इक्वेशन पे वेल वर्स्ड नहीं हो सकते। सो माय हम्बल सबमिशन इज कि ध्यान से जो भी आपकी किताब में बैलेंसिंग दी गई है उसको अप्रोच करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। एक दो एग्जाम्पल लेंगे एंड देन विल प्रोसीड। पहला एग्जाम्पल क्या आपके पास, इसको ध्यान से देखो। अच्छा देखो, जब भी आप बैलेंसिंग करेंगे तो आप एक इस तरीके से मेंशन करेंगे, चार्ट बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से मेंशन करेंगे। तो यहां पे कितने स्पीसीज हैं और यहां पे कितने स्पीसीज है। तो लेट्स सपोज कि रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट साइड है और रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड में क्या हमारे पास कॉपर है और यहां पे भी प्रोडक्ट साइड में कॉपर है। यहां पे कॉपर कितना है 1 है और यहां पे भी कॉपर कितना है 1। प्रोडक्ट साइड में अगर बात करेंगे सल्फर की, तो सल्फर यहां पे कितना है 1 और रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितना है, तो एक यहां पे और एक यहां पे, तो टोटल सल्फर कितना हुआ 2। और अगर हम यहां पे हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है जी 4 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है जी 4 2 1। टोटल देखो कितना है 4 2 6 और प्लस 7 1 है जी। मतलब कि कॉपर बैलेंस है, सल्फर नहीं बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी नहीं बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन गिनो कितना है, तो हाइड्रोजन यहां पे 2 है और हाइड्रोजन भी यहां पे 2 है। मतलब हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 और हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2। बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, नहीं बैलेंस्ड है। बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, नहीं बैलेंस्ड है। तो कोशिश करते हैं कि इनमें देखते हैं कैसे बैलेंसिंग अप्रोच करते हैं। तो यहां पे सल्फर कितना है जी 2 है और यहां पे सल्फर 1 है। तो कोशिश करते हैं कि सल्फर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2SO4 के आगे आप 2 लगाओगे। क्या लगाओगे, H2SO4 के आगे 2 लगाओगे। तो जैसे ही आपने H2SO4 के आगे 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 2 4, लेकिन और सल्फर कितना हो गया 2। मतलब सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन 2 × 4 हो गया। पहले ऑक्सीजन कितना था 4 था, लेकिन इंटू 2 करेंगे तो ऑक्सीजन टोटल अभी कितना हो गया जी 8 हो गया ना, हो गया ना। ऑक्सीजन 8 4 है और ये 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस मॉलिक्यूल के आगे आपने 2 लगाया है, तो क्या हो गया टोटल ऑक्सीजन कितना 8 हो गया और इधर ऑक्सीजन कितना 7 है। नाउ यू आर अप्रोचिंग। अब सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो हुआ थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करने की कोशिश करनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना टोटल 8 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टोटल। तो इस H2O के आगे आप 2 लगाने की कोशिश करो। जैसे आप इस H2O के आगे 2 लगाओगे तो टोटल ऑक्सीजन इधर कितना हो गया भाई, तो देखो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ 2, 2 ऑक्सीजन ये हो गया भाई, ध्यान से देखना 2 ऑक्सीजन ये हो गया और ये 4 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, यहां पे भी जैसे ही इसके आगे 2 लगाया तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर भी 8 हो गया। मतलब अब क्या हो, तुम्हारा कॉपर बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे आपने 2 लगाया तो आपने इस हाइड्रोजन को भी क्या किया, इंटू 2 कर दिया और इस हाइड्रोजन को भी इंटू 2 कर दिया। तो अब देखोगे कि यहां पे हाइड्रोजन भी 4 है और यहां पे भी हाइड्रोजन 4 है। तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया और कॉपर भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या निकल के आया, कॉपर प्लस 2H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस SO2 और प्लस 2H2O, है ना भाई। मैंने ये स्टेप नीचे की तरफ लिखा, आप स्पेस आप कोशिश करेंगे आप प्लस क्या हमारे पास SO2 और प्लस H2O इधर की तरफ लिखने की
कोशिश करेंगे। ऑलवेज हैव दीज थिंग इन योर माइंड कि आप हमेशा इस तरीके से मेंशन करेंगे, सॉरी इसके आगे 2 लगेगा, है ना भाई। तो बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। जब भी बैलेंसिंग की बात करना आप इसको इस तरीके से अप्रोच करना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से ही होएगा, ठीक है ना। आपको लगता है कि 2-4 बार इसको सुनने से समझ में आएगा, नहीं। आप कॉपी पेन उठाइए, अपने बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं इन कॉन्सेप्ट्स को लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ग्रेजुअली यू विल कम टू आंसर। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करना। अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट में आप मेंशन करना कि भाई हो गया। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो डू लेट अस नो, फिर एक बैलेंसिंग के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब एक पार्शियल इक्वेशन होता है। पार्शियल इक्वेशन मतलब जनरली हम हायर क्लासेस में यूज करते हैं पार्शियल इक्वेशन, पर देखो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कई इक्वेशंस ऐसे, जैसे सपोज करो A2 + B2 + C2 gives you A2 B2 C2 ऐसे करके लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। तो आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन सिंगल स्टेप में लिखा गया, पर ऐसा हुआ नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पहले हो सकता है A B के साथ रिएक्शन किया होगा, फिर एक कंपाउंड बनाया होगा, वो कंपाउंड फिर C के साथ रिएक्शन किया होगा, फिर एक कंपाउंड बनाया होगा, फिर इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज करते हैं। वो बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो जनरली क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, मल्टीपल स्टेप होता है, उसका इंडिविजुअल स्टेप हम लिखते हैं। पहले स्टेप वाइज स्टेप लिखते हैं कि A B के साथ रिएक्शन हुआ तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना, फिर C उसके साथ रिएक्शन किया तो ये बनाने की कोशिश की। तो देन वी राइट द थिंग्स एंड देन वी राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंगली। दिस इज नोन एज पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम्पल बुक में उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हुआ क्या है कि एक रिएक्शन हुआ है आपके सामने। क्या रिएक्शन हुआ है, व्हाट द रिएक्शन इज, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ये थोड़ा नीचे आ रहा है, उसको हम ऊपर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। व्हाट द इक्वेशन इज कि हमारे पास बना है 2KI प्लस 2KI प्लस हमारे पास इक्वेशन जो नीचे हाइड आउट हो गया उसको हम लिखने, छिप गया, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या है, 2H2 और ये परऑक्साइड है और ये दे रहा है क्या, 2KOH और प्लस I2, मतलब ये लिबरेट हो रहा है। अब ये है क्या कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसका स्टेप वाइज स्टेप देखो। तो पहले केस में क्या होगा कि परऑक्साइड मतलब H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा। डिकम्पोज होने में जैसे ही डिकम्पोज हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब अनपेयर्ड ऑक्सीजन, मतलब एक अकेला ऑक्सीजन निकला। जैसे ही अकेला अनपेयर्ड ऑक्सीजन निकला, नेसेंट ऑक्सीजन जो हुआ वो क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI के साथ इस स्पीसीज का रिएक्शन हुआ। जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस I2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। और ये हमारे पास क्या हुआ, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है। मतलब ये जो सिंगल इक्वेशन है वो 2 मल्टीपल इक्वेशन में गया है। किस में इक्वेशन में गया, पहले ये इक्वेशन में गया पहले, और दूसरे ये इक्वेशन में गया। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, पहले इसका डिकम्पोजिशन हुआ और दूसरे केस में KI H2 प्लस ये, और फिर हमारे पास KOH और प्लस I2 का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों इक्वेशन को क्लब कर दो, आप इन दोनों इक्वेशन को क्लब कर दो तो हमारे पास जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को आप क्लब करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि पहले KI है तो आपने KI मेंशन कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड में KI है, उसके बाद से H2O2 है, आपने H2O2 मेंशन किया। ये डिसोसिएट होके क्या बना रहा है, KOH का फॉर्मेशन हो रहा है। डिसोसिएट होके क्या बना रहा है, KOH का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये KOH किस फॉर्म में आ रहा है, I2 के KOH, और उसके बाद से फिर हमारे पास क्या I2। इन दोनों रिएक्शंस को आपने क्या किया, क्लब किया। याद रखना जब आप क्लब करोगे तो ये H2O2 ये हमारे पास क्या होगा, है ना, परऑक्साइड किससे बना है, H2O प्लस दिस नेसेंट ऑक्सीजन। किससे बना है, दिस नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन को आपने क्या किया, इसके साथ मेंशन किया। तो जैसे ही ऐड किया तो 2KI प्लस H2O प्लस O, इट मीन्स व्हाट कि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, परऑक्साइड। मतलब H2O प्लस O ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। अब आपने क्या किया, KI, फिर ये दोनों मिलके ऐड किया आपने तो परऑक्साइड मेंशन किया। और हमारे पास ये सेकंड स्टेप में जब परऑक्साइड था तो ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रहा था, KOH और प्लस I2।
तो पार्शियल स्टेप को अच्छा एक चीज और है, इसको ध्यान से एक बार और मेंशन करना, इस इक्वेशन को तोड़ना थोड़ा एक दो बार, आपको ये क्लियर होएगा कि कैसे मेंशन किया गया है। ध्यान से देखना और आगे की तरफ फिर इसको अप्रोच करने की कोशिश करना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके यू विल कम अक्रॉस विद दिस वेरी स्टफ। ध्यान से नाउ हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस लेते हैं ना, कोई भी केमिकल इक्वेशंस, तो उसमें सर्टेन लिमिटेशंस रहती है। लिमिटेशंस का मतलब कि हम केमिकल, जो केमिस्ट्री होती है इज अ साइंस ऑफ लैब, हम लैब में हर चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई केमिकल इक्वेशंस मेंशन कर दी जाए और उस केमिकल इक्वेशंस में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इसलिए कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या होती है? हमको पता नहीं चलता कि फिजिकल स्टेट क्या है, हमें पता नहीं चलता कि फिजिकल स्टेट क्या है, कौन सा फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, क्या फिजिकल स्टेट है, टाइम कितना ले रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो 10 मिनट में हो रहा है। अच्छा कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन है, बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ कहते हैं कुछ नैनो सेकंड में हो जाता है। तो इसलिए आपने इस रिएक्शन को 20 बार लिखा होगा, पर आपको ये नहीं पता कि ये रिएक्शन कितने देर में हो जा रहा है। तो टाइम कितने देर में रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है। वेदर हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब, मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। आजकल कई बार हम लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी देयर फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शंस, और उसके बाद चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। दूसरी, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं चलता, मतलब कि आपने जब H2 और N2 के बीच में रिएक्शन कराया तो कितना ग्राम आपने N2 लिया, कितना ग्राम H2 लिया, या कितना वॉल्यूम N2 लिया, कितना वॉल्यूम H2 लिया, या सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराया तो सोडियम कितना है, क्लोरीन, आपको कॉन्सेंट्रेशन की भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। रेट मतलब कि वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हो रहा है या वो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। तो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन मेंशन करते हैं और आपको ये ऐसा लगे कि वी आर थ्रू दैट वेरी थिंग, हमको सब कुछ पता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। तो दिस इज सर्टेन लिमिटेशंस, और ये ऐसे बताया गया है कि ये हमारे पास इक्वेशंस की लिमिटेशंस है। इन पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? इन पॉइंट्स को हमेशा हम अपने दिमाग में रखेंगे। अब आता है हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो मेंशन कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक का जैसे बोलते हैं ना कोर है। अब यहाँ से थोड़ा आपको कैलकुलेशन आना पड़ेगा। पहला है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। जब वर्ड रिलेटिव आए, रिलेटिव का मतलब किसी चीज के साथ रिलेशन इसका, तो किसके साथ रिलेशन है भाई, किस चीज के साथ रिलेशन है? तो इसका रिलेशन है C12 कार्बन। मतलब क्या किया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास, जो एटॉमिक वेट होता है ऑफ एन एलिमेंट, इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट हैवियर देन 1/12 टाइम ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब C12 आइसोटोप्स। मतलब क्या होता है भाई, मतलब क्या होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम भी रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन ले लिया या कार्बन ले लिया, कोई भी, उसका मास, उसका हम क्या करेंगे 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, मतलब उस हाइड्रोजन का हम 1/12 कार्बन आइसोटोप मास के साथ कंपैरिजन करेंगे। उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, मतलब किसी के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है ना। उसको हम हमेशा क्या मेंशन करते हैं, यू, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। मतलब मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 आइसोटोप्स वाज गिवन बाय एटॉमिक नंबर, जिसको हम 12 यूनिट्स बोलते हैं, 12 यूनिट्स, और वो होता है AMU और 12 यूनिट्स, आई मीन यूनिफाइड मास। 1 AMU or 1 U is always considered as 1.6 is into 10 raised to the power -24 ग्राम। देखो इसकी यूनिट इतनी छोटी है, -24 ग्राम, तो आप सबके लिए वैल्यू क्या करोगे, बहुत छोटी लिखनी पड़ेगी भाई, 10 raised to the power -24 ग्राम, मतलब n नंबर ऑफ एटम्स है, तो उसके लिए हर के लिए एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी। इस करके उन सारी चीजों से बचने के लिए हमने एक उसको क्या किया, AMU या यूनिफाइड मास, इसमें हमने उसको कंपेयर कर दिया, मेंशन कर दिया। तो जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास होएगा ना, तो आप समझ जाना कि 1/12 C12 कार्बन आइसोटोप से किसी भी एलिमेंट का कंपैरिजन है, और उसको हम हमेशा किस में मेंशन करते हैं, उसको हम हमेशा किस में मेंशन करते हैं,
यूनिफाइड, उसको हम किस में मेंशन करते हैं, हम हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में। क्लियर है? नाउ दूसरा है हमें रिलेटिव मोलर मास, वही है, वही चीज है, सेम चीज है, पर आपको क्या किया हुआ है इसमें कंपैरिजन किसका किया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास का। मतलब पहले हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कर रहे थे जैसे हाइड्रोजन या कार्बन, लेकिन अब हम वही चीज किसके लिए करेंगे, किसी मॉलिक्यूल के लिए, मतलब मीथेन के लिए करेंगे या अमोनिया के लिए करेंगे। तो अमोनिया का कंपैरिजन करेंगे किससे, 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप्स के साथ, तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होएगा। ठीक है, दिस इज एज इजी एज वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब रिलेटिव मोलर मास, ये कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है, इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं इसमें हमारे पास हैं, या अमोनियम सल्फेट है, इसका सल्फेट है अमोनियम सल्फेट, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये कैलकुलेट करिएगा ध्यान से, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं बता देता हूं आपको एक बार। इसमें नाइट्रोजन कितना है जी, 1, तो नाइट्रोजन का मास कितना है 14। हाइड्रोजन कितना है जी 4, तो प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है 4। ठीक है ना। अब ये कितनी बार है, होल ट्वाइस है, तो आप इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, मतलब क्या करना कि 18 इंटू 2 करना। हम देखेंगे प्लस क्या है हमारे पास, प्लस क्या हमने, प्लस सल्फर कितना होता है 32, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेना भाई, मतलब कि अब यहां पे क्या कि 18 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरीके से यहां पे भी है कि कार्बन कितना होता है 12 इंटू 12 कर दिया, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 22 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 11 कर दिया। तो यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, केन शुगर। तो इस करके ऑलवेज हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड, जिससे आपको इससे क्या होएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा। याद रखना, जो इंडिविजुअल एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल कोई गिवन है, तो जो उसका इंडिविजुअल एटम का वेट होएगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू परस्यू द थिंग्स अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड दे रखा है, ये होता क्या है, कैसे मेंशन करते हैं, क्या होता है। तो जैसे सपोज करो कि आपके क्लास में आपके 100 में 90 नंबर आए, तो आपका परसेंटेज कितना हो गया जी 90। आपने कैसे कैलकुलेट किया कि भाई 90/100 इंटू 100 किया, तो आपका क्या हो गया 90% आ गया ना जी। उसी तरीके से जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो हम वो एलिमेंट का वेट ऊपर रखते हैं, उस मॉलिक्यूल का वेट नीचे करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या किया हमने, जैसे सपोज करो कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो अगर मैंने पूछा कि भाई हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो इस फॉर्मूले में डालो, तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन 1 है इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, तो 2 हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया 18 इंटू 100। समझ में आया कैसे परसेंटेज निकालना है। दिस इज द वे वी अप्रोच। सेम गोज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, सेम वही चीज मैंने आपको बताई, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। इन AMU आपको मेंशन करना है। तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर का टोटल मास कितना होएगा, वाटर का टोटल मास कितना होएगा वाटर का, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना हो गया जी 1 इंटू 2 प्लस 16, ये कितना हो गया 18 AMU। और आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1 इंटू 2 मतलब 2 AMU। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2/18 AMU, और AMU से AMU कैंसिल, और इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा, मास हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल आएगा। तो बाई दिस वे यू ऑलवेज सॉल्व द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका यहाँ पे भी यूज है, और जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप तब तक इसका यूज करते रहेंगे, ये आगे भी मिलेगा आपको। नाउ हियर कम्स अ वेरी इजी टॉपिक, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका बड़ा आसान तरीका बताऊंगा मैं, पहले इसको देख लेते हैं होता क्या है।
बोला गया इंपेरिकल फॉर्मूला में कि कंपाउंड इज अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला which give the simplest ratio of whole number of an atoms different element present in one molecule of the compound. Empirical formula is the empirical formula mass की बात की गई है, वो सब तो ठीक है. What is empirical formula? तो empirical formula कोई भी मॉलिक्यूल है ना जी, उसका सिंपलेस्ट रेशियो empirical formula है. जैसे अब ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. अब इनका रेशियो लोगे तो क्या होगा? 6 इंटू 12 इंटू 6 होगा ना जी. अब इस रेशियो को डिवाइड करो तो किससे? 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल हो गया तो क्या होगा? 1:2:1. क्या हो गया जी? 1:2:1. तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? अब CH2O. दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला. क्या हो गया? CH2O. क्या किया आपने? इन सब के रेशियोज को रखा और उसको एक नंबर से डिवाइड कर दिया. 6 से डिविजिबल था, इसका HCF ले लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 1:2:1, और ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा. मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके चले आओ तो वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है. अच्छा, देयर इज एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, देयर इज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है. ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है. जैसे मैं बात करूं H2O की, तो H2O कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2:1. ये तो सिंपलेस्ट रेशियो में, इससे सिंपल तो कुछ जाएगा नहीं. तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इंपेरिकल फॉर्मूला है, दोनों क्या होगा? सेम. दोनों क्या होगा? सेम. उसी तरीके से NH3 है जी, NH3 है. NH3 को अगर तुम लोगे तो क्या है? 1:3. दोनों का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन भी क्या होगा? 1:3. मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम. मेकिंग सेंस. दीज आर सर्टेन थिंग्स. अच्छा, बोला गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है. तो जैसे ये ग्लूकोज है, इसका टोटल मास 180 होता है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा? तो मास क्या होगा? तो कार्बन का आपने क्या ले लिया? 12, और हाइड्रोजन का क्या ले लिया? 2, और ऑक्सीजन का क्या ले लिया? 16. क्या लिया? कार्बन का लिया 12, हाइड्रोजन का लिया 2 और ऑक्सीजन का क्या लिया? 16. इन सब को ऐड कर दोगे आप तो कितना आ रहा है? 14 और 16. 14 और 16 कितना होता है सिद्धार्थ? 14 और 16 30 होता है ना. तो 30 इसका क्या हो गया? 30 AMU इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया. आई बात समझ में जी? ठीक है, तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास है. हम हमेशा इस तरह की चीजों को कंसीडर करेंगे. अच्छा, याद रखना कई केसेस में इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सेम है. अब जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है. अब इस 2:1 है, अब इससे सिंपल तो कुछ जा नहीं सकता. तो इसका 18 AMU मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी है और इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी है. एम आई मेकिंग सेंस? अब देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये आपके लाइफ में, आपके केमिस्ट्री में ये मेरी मेहनत 2% भी काम आ रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो डू सपोर्ट अस. थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम.